डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज का हमारा ये लेक्चर, इसके अंदर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पता हो। आपने उस पे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स है, अगर वो आपने पहले से कंप्लीट पढ़ा हो तो फिर तो आप बड़ी आसानी से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझ सकते हैं। और अगर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के आते हों तो फिर भी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझ सकते हैं। तो अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड कोर्स को नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि चैनल पे जो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड जो लेक्चर्स मौजूद हैं उनमें से आप स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स ज़रूर देखें और उसके बाद इस लेक्चर को समझना स्टार्ट करें। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स इन एडिशन टू द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई जा रही है। इससे पहले मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स मौजूद हों, वो डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और उस इक्वेशन के अंदर डिफरेंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हो सकते हैं। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जब आपने समझ ली तो इसके बाद अब हम आते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है, एन इक्वेशन अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स derivatives of a dependent variable with respect to one independent variable is called an ordinary differential equation। तो ordinary differential equation के अंदर हमारे पास जस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, इसका मतलब यह है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन इसके बाद आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और इनकी रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव्स भी इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे। वो डिफरेंट ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन वो कौन से डेरिवेटिव्स होंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इसलिए जब भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो या दो से ज़्यादा होंगे, फिर आपके डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स में चेंज हो जाता है। तो उस केस में अगर आपकी इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे कहा जा रहा है इन जनरल इट मे बी रिटन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा अप टू सो ऑन comma u comma ux comma uy comma up to so on comma uxx comma uxy comma up to so on equal to 0। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1.1 लिखी गई है, ये जनरल फॉर्म के अंदर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो x comma y comma up to so on यहाँ तक ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो ये x, y अप टू सो ऑन सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे u जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो आपको u यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद ux, uy अप टू सो ऑन ये एक सीरीज़ है, ये एक सीक्वेंस है जिसमें u के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ux, uy, uz अप टू सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है uxx, uxy, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जनरली लिखा गया है u के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को, और ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है
कि इसी तरह u के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कम्बिनेशन भी यहाँ पे होंगे, फोर्थ ऑर्डर अप टू सो ऑन nth ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस जनरल फॉर्म में इक्वेशन 1.1.1 के अंदर u(x(x)y(y) भी मौजूद है, मींस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है। आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि हमने इक्वेशन 1.1.1 को किस तरह से लिखा है जनरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y अप टू सो ऑन, तो ये इक्वेशन 1 के अंदर x, y अप टू सो ऑन ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एन अननोन फंक्शन u ऑफ दीज वेरिएबल्स, तो ये u जो है ये हमारे पास यहाँ पे अननोन फंक्शन है। एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ux, uy अप टू सो ऑन uxx, uxy अप टू सो ऑन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स भी डिफरेंट ऑर्डर्स के देख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कहा जा रहा है इन इक्वेशन 1.1.1 here it is considered that domain capital D of the n dimensional space R power n in independent variables x, y up to so on is a suitable domain for the equation 1.1.1। यहाँ पे हम डोमेन D को कंसिडर कर रहे हैं कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सूटेबल डोमेन है जो कि n डायमेंशनल है। तो ये n डायमेंशनल की बात भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल D है ये हमारे पास यहाँ पे डोमेन का काम कर रही है। इसके बाद we seek function u equal to u of x, y up to so on which satisfies equation 1.1.1 identically in domain D। तो हम यहाँ पे जब हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो यूजुअली हमारा टास्क ये होता है कि हमने एक फंक्शन u कैलकुलेट करना होता है जो कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को गिवन डोमेन के अंदर आइडेंटिकली सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये है कि जब हम u इक्वल टू u ऑफ x, y अप टू सो ऑन इस फंक्शन को इक्वेशन 1.1.1 के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी कि अगर राइट हैंड साइड पे 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 बन जाएगी। सच फंक्शंस इफ़ दे एग्जिस्ट आर कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1.1.1। यहाँ पे जब आप ऐसा फंक्शन u कैलकुलेट कर लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि वो गिवन इक्वेशन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे और वो गिवन डोमेन D पे डिफाइंड भी हो और जिस ऑर्डर तक हमें डेरिवेटिव चाहिए वो हम गिवन डोमेन के अंदर रहते हुए उन्हें कैलकुलेट भी कर सकें। तो ऐसा फंक्शन u वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, फ्रॉम दीज मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस वी अटेम्प्ट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर वन बाय इंट्रोड्यूसिंग सूटेबल एडिशनल कंडीशंस। तो जब हमारे पास इस तरह के फंक्शंस आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमारे पास इस तरह के कई फंक्शंस आएंगे। तो हमने जब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग तो फिर हम कुछ एडिशनल कंडीशंस भी साथ अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को भी हम आगे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो n डायमेंशनल की बात की गई है, n डायमेंशनल स्पेस Rn, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x, y अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास अगर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो उस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने के लिए जो डोमेन होगी कैपिटल D वो n डायमेंशनल होगी। क्यों? क्योंकि हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक डायमेंशन आएगी। जिस तरह x एक्सिस के लॉन्ग ये x वेरिएबल होगा, y एक्सिस के लॉन्ग y वेरिएबल होगा, z एक्सिस के लॉन्ग z वेरिएबल होगा। तो इसी तरह जो हमारा nth वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास एक डायमेंशन होगी। इसलिए टोटल वेरिएबल्स अगर n हैं तो उस केस में हमारे पास n डायमेंशनल स्पेस होगी। इसका मतलब ये है जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो उस केस में हमारी डोमेन की स्पेस होगी वो 2 डायमेंशनल होगी। आई होप आपको यहाँ से डायमेंशन का आइडिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखें, फॉर इंस्टेंस अब हम कुछ
एग्जांपल्स देखते हैं। u इंटू यू एक्स वाई प्लस यू एक्स इक्वल टू वाई, यू एक्स एक्स प्लस 2y इंटू यू एक्स वाई प्लस 3x इंटू यू वाई वाई इक्वल टू 4 sin x। सिमिलरली यू एक्स होल पावर 2 प्लस यू वाई होल पावर 2 इक्वल टू 1 एंड यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू 0 आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये जो सबस्क्रिप्ट के अंदर आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को। यू एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। यू एक्स वाई का मतलब क्या है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। तो इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। आप देखें तो ये जो चारों इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल u के। इसलिए ये चारों की चारों हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट आप देखें तो कहा जा रहा है द फंक्शन u ऑफ x, y इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब, u ऑफ x, y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस वाई आर सॉल्यूशंस ऑफ द लास्ट इक्वेशन ऑफ 1.1.2 एज कैन इजीली बी वेरीफाइड। तो आप अगर इक्वेशन 1.1.2 को देखें तो इसमें जो लास्ट इक्वेशन है वो है यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन है यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब और दूसरा फंक्शन है यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये दोनों फंक्शंस इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। और आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, इन्हें पार्शियली डिफरेंशिएट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करता हूँ कि उसके थ्रू हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो अगर आप ये जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो मुझे इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। तो मैं अगर इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक मरतबा डिफरेंशिएट करूं तो आंसर क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और दूसरी मरतबा जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या बनेगा, 3। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे हमने पावर को मिस कर दिया, जब मैं इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 2, और जब सेकंड टाइम में इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 1। आई होप आपको यू एक्स एक्स क्लियर हो गया, वो क्या बना, 6 इंटू एक्स प्लस वाई। इसके बाद अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करता हूँ तो फिर ये क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, यू वाई विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 2। इसी तरह यू वाई वाई किसके इक्वल होगा, 6 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 1। तो यहाँ से आपने देखा कि यू एक्स एक्स और यू वाई वाई की सेम वैल्यू आ रही है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इन्हें पुट करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज़ चूँकि आपस में इक्वल हैं तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इंटू एक्स प्लस वाई ये आपस में कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा, और 0 इक्वल टू 0 मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप सेकंड फंक्शन को भी वेरीफाई करें। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह नज़र आती हैं, कौन सी इक्वेशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह के होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। जिस तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल उसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको नज़र आएगा वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो अभी ये गिवन एग्जांपल्स को देखने से पहले ये जो हमने 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी इक्वेशन 1.1.2 के अंदर देखी थी, इनके ऑर्डर को देखते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है। इसमें जो फर्स्ट वन है इसमें आप देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसमें आपको 3 डेरिवेटिव्स डिफरेंट टर्म्स के अंदर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो सेकंड ऑर्डर के हैं, इसलिए
ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड जो एग्जांपल है इसमें दोनों डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लास्ट जो इक्वेशन है इसमें दोनों डेरिवेटिव्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, इसलिए ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या कहा गया है। फॉर एग्जांपल यू एक्स एक्स प्लस 2x इंटू यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई इक्वल टू ई पावर वाई। सो दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड यू एक्स एक्स वाई प्लस यू एक्स इंटू यू वाई वाई प्लस 8u इक्वल टू 7y इज अ थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे आपने बहुत फोकस्ड रहना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी देखा था कि वहाँ पे भी लीनियर और नॉन लीनियर का डिसाइड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी आपने एहतियात से डेफिनेशन पे पहले गौर करना है, उसके बाद आप क्लासीफाई करें डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कि वो किस कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि कहा जा रहा है अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ़ इट इज़ लीनियर इन द अननोन फंक्शन एंड all its derivatives with coefficients depending only on the independent variables। तो यहाँ पे पहले आप लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लियर कर लें कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जब देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने देखना है अननोन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। तो अननोन फंक्शन और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स ये लीनियर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, जिस तरह आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर देखा करते थे। इसके बाद दूसरी कंडीशन साथ ये अप्लाई हो रही है कि वो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जिस टर्म के अंदर मौजूद हैं इनके कोफिशिएंट्स वो जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करें, ना उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं मौजूद हो और ना ही किसी ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद हो। तो ऐसी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इस चीज़ को देखते हुए आप यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे यू एक्स एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू यू वाई वाई प्लस 8u इक्वल टू 7y, यहाँ पे ये टर्म भी लीनियर है, ये टर्म भी लीनियर है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है और कोफिशिएंट में जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह थर्ड टर्म के अंदर भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और कोफिशिएंट में जस्ट आपको कांस्टेंट क्वांटिटी नज़र आ रही है और राइट हैंड साइड पे जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन है, इसलिए ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये थर्ड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको यहाँ से लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और कैटेगरी है जो कि है जिसे क्वाजी लीनियर कहा जाता है, क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी होती हैं, इसकी डेफिनेशन देखें। इट इज़ सेड टू बी क्वाजी लीनियर इफ़ इट इज़ लीनियर इन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन। तो हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्वाजी लीनियर उस वक्त कहलाती है जब उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अननोन फंक्शन का वो लीनियर हो। मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। आप ये कह सकते हैं कि जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पार्टिकुलर केस है क्वाजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें हमने हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को चेक करना होता है कि वो लीनियर है या नहीं, उससे लेसर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। कहा जा रहा है फॉर एग्जांपल द इक्वेशन
y into ux plus 2xy into uyy plus u equal to 1 is a second order linear partial differential equation. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इसमें ux हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसकी पावर 1 है. इसका मतलब ये है कि ये लीनियर है और इसके कोफिशिएंट में जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए डेफिनेशन की कंडीशन ये टर्म सेटिस्फाई कर रही है. इसी तरह सेकंड टर्म अगर देखें तो इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल u जो है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मौजूद है और इसकी पावर 1 है और कोफिशिएंट में जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है, इसलिए ये भी डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली थर्ड टर्म में जस्ट u है और उसकी पावर 1 है, इसलिए ये भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और राइट हैंड साइड पे जस्ट कांस्टेंट क्वांटिटी है 1, इसलिए ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. जबकि आप अगर ये सेकंड एग्जांपल देखें ux इंटू यू एक्स एक्स प्लस x इंटू यू इंटू यू वाई इक्वल टू साइन वाई, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर तो नहीं है, क्योंकि आप अगर यू एक्स एक्स को कंसिडर करें तो इसके कोफिशिएंट में आपको जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये हमारे पास u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मौजूद है फर्स्ट ऑर्डर. तो यहाँ से ही वायलेशन हो जाती है, फर्स्ट टर्म से ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से वायलेशन हो रही है, इसलिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं हो सकती. लेकिन अगर आप क्वाजी लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है उसे अगर आप इस पे अप्लाई करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास यू एक्स एक्स है, इसकी पावर 1 है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. द इक्वेशन which is not linear is called a non-linear equation. तो यहाँ पे माइंड में रखें कि जब आपने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी होगी तो आप फिर क्वाजी लीनियर को बीच में नहीं लेके आएंगे, बल्कि आप चेक करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं. अगर वो लीनियर नहीं है तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका मतलब ये है कि क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की कैटेगरीज में आती हैं, क्योंकि ये लीनियर नहीं है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है, इन दिस बुक वी शैल बी प्राइमरली कंसर्न्ड विद द लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस frequently arising in the problems of mathematical physics. तो यहाँ पे हम यूजुअली लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को टैकल करेंगे, क्योंकि ये जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये आपको डिफरेंट फिज़िकल फिनोमेनास के अंदर नज़र आएंगी और हमारे पास कई ऐसे फिज़िकल फिनोमेनास हैं जिनसे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस राइज होती हैं वो हाईली नॉन लीनियर होती हैं. तो हम उस तरह की जो फिनोमेनास होंगे उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे. इसके बाद कहा जा रहा है, द मोस्ट जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैज़ द फॉर्म सबमिशन i, j इक्वल टू 1 अप टू n aij इंटू यू एक्स आई एक्स जे प्लस सबमिशन i इक्वल टू 1 अप टू n bi इंटू यू एक्स आई प्लस f इंटू यू इक्वल टू g. ये हमारे पास जो इक्वेशन 1.1.3 लिखी गई है ये हमारे पास जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है. तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1.1.3 के अंदर कहा जा रहा है, वी एज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दैट ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई. तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, ये जो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं इसमें. वी आल्सो एज्यूम दैट बी आई कॉमा एफ कॉमा एंड जी आर फंक्शंस ऑफ द n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स आई. तो ये जो हमारे पास
कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, AIJ, BI, F और G, ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो हम चूँकि जनरली इसे एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एज्यूम करेंगे ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से ये जो टर्म है ये बता रही है कि यहाँ से आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस वेरिएबल्स मिलेंगे यहाँ से। इसके बाद सेकंड टर्म के अंदर आप देखें तो यहाँ से हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे। थर्ड जो टर्म है इसके अंदर आप देखें तो आपको यहाँ से u जो फंक्शन है वो अचीव होगा, और लास्ट जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन g है ये अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, g, f, b, i और aij। तो इन चीज़ों को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास सीरीज़ की फॉर्म में डिफरेंट टर्म्स मौजूद होंगी और आप इससे हर तरह की पार्टिकुलर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव कर सकते हैं। फिर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे जो g है अगर ये 0 के इक्वल हो तो फिर ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएगी। और अगर ये 0 के इक्वल ना हो मींस आपको यहाँ पे n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से कोई एक भी मिल जाता है तो फिर आप इसे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज़ अ फैमिली ऑफ फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन n इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका जो सोल्यूशन होता है उसमें n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब हम अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन द केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस द जनरल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन आर्बिट्री फंक्शंस रादर देन आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का केस है इसमें जब आप सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो जनरल सोल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आर्बिट्री फंक्शंस पे डिपेंड करता है ना कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स पे। यहाँ से आपको एग्जांपल के थ्रू एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन समझाया जा रहा है। इसे देखें, हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u(x, y) = 0। हमने यहाँ से अब u को कैलकुलेट करना है जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब ये है x फिक्स होगा और हमारे पास u(x of x, y) = f(x) बन जाएगा। क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया है तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर घिर जाएगा और u(x) जस्ट बचेगा। u(x of x, y) = राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो c नहीं होगा बल्कि वो फंक्शन ऑफ x होगा क्योंकि हम x को भी यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद हम अगर इसे अगेन सेकंड टाइम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि हमने u को कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे अब y को फिक्स कंसिडर करना होगा। तो जब हम इसे लेफ़्ट साइड से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से हमारे पास u(x, y) आएगा। राइट हैंड साइड पे जब f(x) को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास एक नया फंक्शन ऑफ x आएगा जो कि g(x) होगा प्लस जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो इन जनरल फंक्शन ऑफ y होगा क्योंकि हमने यहाँ पे y को भी कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास u आया u(x, y) = g(x + h) ये हमारा जनरल सोल्यूशन है।
वेयर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई आर आर्बिट्री फंक्शंस। तो आपने देखा कि हमने एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है और उसमें हमारे पास दो आर्बिट्री फंक्शंस आए हैं, ना कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री फंक्शंस मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है सपोज u इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। अभी हमने जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के केस में लिखी थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास u जो है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y और z पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में हमारे पास ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u y इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट होगा आप देखें, अगर हम लेफ़्ट साइड से इसे 2 मरतबा विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की फाइनल फॉर्म होगी u ऑफ एक्स वाई z इज़ इक्वल टू y पावर 2 प्लस y इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा जी प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा जी। आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये जो अभी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी u y इक्वल टू 2, उसे जब हम 2 मरतबा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये बनेगा u ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इक्वल टू y पावर 2 प्लस y इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा जी प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा जी। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा जी और जी ऑफ एक्स कॉमा जी ये आर्बिट्री फंक्शंस हैं, वेयर एफ एंड जी आर आर्बिट्री फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड z। इससे पहले आपने जो एग्जांपल देखी थी उसमें भी 2 आर्बिट्री वेरिएबल्स आए थे, आर्बिट्री फंक्शंस आए थे, जो कि जिनमें से हर एक आर्बिट्री फंक्शन जस्ट 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है कि यहाँ पे जो f और g आर्बिट्री फंक्शंस हैं वो दोनों 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और z पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है उसमें आर्बिट्री फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी में कहा जा रहा है वी रिकॉल दैट इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस द फर्स्ट टास्क इज टू ascertain a general solution and then the particular solution is determined by finding the values of the arbitrary constants from the prescribed conditions। तो यहाँ पे जिस तरह हमने ऑलरेडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर पढ़ा था कि और वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके भी देखा था कि वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। वो जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करके आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में केस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, इसमें कहा जा रहा है बट फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस selecting a particular solution satisfying the supplementary conditions from the general solution of a partial differential equation may be as difficult as or even more difficult than the problem of finding the general solution itself। यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कहा जा रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो टास्क जो है वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्री फंक्शंस मौजूद होते हैं। दिस इज सो बिकॉज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स आर्बिट्री फंक्शंस। द स्पेशलाइजेशन ऑफ सच अ सॉल्यूशन to the particular form which satisfies supplementary conditions requires the determination of these arbitrary functions rather than merely the determination of constants। तो अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होगा तो फिर आपको जो आर्बिट्री फंक्शंस हैं उन्हें कैलकुलेट करना होगा। जब तक आप उन आर्बिट्री फंक्शंस को कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये टास्क जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हम फिर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आप देखें नेक्स्ट कहा जा रहा है फॉर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर n, a linear combination of n linearly independent solution is a solution
अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट ट्रू इन जनरल इन द केस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप अगर रिकॉल करें कि हमने जो लास्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर्स के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जब डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पे ये बात कही थी कि एक लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके जो n सॉल्यूशंस होंगे उनका लीनियर कम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन होता है। मींस वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। लेकिन ऐसा जनरली ट्रू नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे उनका लीनियर कम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है कि वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ कहा जा रहा है दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ एवरी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ इनफाइनाइट डायमेंशनल, कि यहाँ पे जो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी जो सॉल्यूशन स्पेस है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। ये बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी कि किस वजह से हम कह रहे हैं कि वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्जांपल द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ux माइनस uy इक्वल टू 0 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इक्वेशन 2 इंटू u ईटा इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1.1.4 है ये कैनोनिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दी है 2 इंटू u ईटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करते हुए हम इस फॉर्म में इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ की गई हैं इसमें हेक्साई इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और ईटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं u ऑफ एक्स का वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब आप देखें तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है ये एक आर्बिट्री फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कहा जा रहा है कि u ऑफ एक्स वाई अगर आप किसी भी फंक्शन के आर्गूमेंट में x प्लस वाई की फॉर्म लिख लें तो वो फंक्शन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएबल हो। तो इसलिए कहा जा रहा है वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ एन आर्बिट्री फंक्शन एंड इज़ एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो आप इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं सारी प्लेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे d जो डोमेन होगी वो 2 डायमेंशनल होगी और वो होगी r पावर 2। फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट ईच ऑफ द फंक्शन x प्लस वाई होल पावर n साइन ऑफ n टाइम्स x प्लस वाई कॉज ऑफ n टाइम्स x प्लस वाई e पावर n टाइम्स x प्लस वाई वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन is a solution of equation 1.1.4 and it is evident that these functions are linearly independent। तो आप देख सकते हैं कि n वेरी कर रहा है 1 से अप टू इन्फिनिटी और x प्लस वाई होल पावर n भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, साइन ऑफ n टाइम्स x प्लस वाई ये भी कॉज ऑफ n टाइम्स x प्लस वाई e पावर n टाइम्स x प्लस वाई, और ये सारे फंक्शंस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप इनका रॉस्कियन कैलकुलेट करें तो वो नॉन ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो डिफरेंट फॉर्म के हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये हम साइन वाले फंक्शन को कॉस के थ्रू अचीव नहीं कर सकते, कॉस को एक्सपोनेंशियल के थ्रू अचीव नहीं कर सकते, सिमिलरली एक्स प्लस वाई होल पावर n को हम इन फंक्शंस के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है द फैक्ट दैट अ सिंपल इक्वेशन सच एज 1.1.4 यील्ड्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस is an indication of an added difficulty which must be overcome in the study of partial differential equations। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास infinitely many solutions एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि
इसकी जो सॉल्यूशन स्पेस है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों होल्ड नहीं कर सकता, इसके लिए एक कमेंट ये है कि अगर आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो एक हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी, और हर इनफाइनाइट सीरीज़ ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ज करे। अगर वो डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब ये है कि वो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए होल्ड नहीं करता। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है लीनियर ऑपरेटर्स। तो हम यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये क्या है। दिस सेक्शन विल बी डिवोटेड टू अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर विच आर ऑफन इनकाउंटर्ड इन द थ्योरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर ऑपरेटर्स को समझने से पहले बेहतर होगा कि अगर आपने आई होप आपने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा हुआ है, उसमें आपने ऑपरेटर्स की डेफिनेशन, लीनियर फंक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उन्हें एक मरतबा आप देख लें। उसके बाद आप फिर इस आइडिया को यहाँ पे देखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में लीनियर ऑपरेटर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फिर आप जब इस टॉपिक को यहाँ से स्टडी करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, कहा जा रहा है an operator is a mathematical rule which when applied to a function produces another function. For example, in the expressions L of u equal to partial u by partial x plus partial 2u by partial x partial y plus partial 3u by partial y partial 3u by partial y cube and m of u equal to partial 2u by partial x power 2 minus x power 2 into partial 2u by partial x power 2. These two partial differential equations have two operators. First one is L and second one is M respectively. So the operator L is equal to partial by partial x plus partial 2 by partial x partial y plus partial 3 by partial y cube. तो आप अगर देखें तो मैंने क्या किया, मैंने u को स्किप कर दिया। बाकी हमारे पास राइट हैंड साइड से भी आइडिया हो रहा है कि u को अगर मैं निकाल लूँ राइट साइड पे तो बाकी ऑपरेटर क्या बचता है जो कि L के इक्वल है। इसी तरह अगर आप m को देखें तो वो है पार्शियल 2 बाई पार्शियल x पावर 2 माइनस पार्शियल x पावर 2 इंटू पार्शियल 2 बाई पार्शियल y पावर 2। तो ये हमारे पास ऑपरेटर m है। यहाँ पे आप ये भी देखें कि L ऑपरेटर जो है इसमें हर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है 1, जबकि m ऑपरेटर में फर्स्ट जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, इसका कोफिशिएंट +1 है, जबकि सेकंड जो पार्शियल डेरिवेटिव है पार्शियल 2 बाई पार्शियल y2, इसका कोफिशिएंट माइनस x पावर 2 है। मीन्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो कोफिशिएंट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। सो दीज ऑपरेटर्स L and M are called differential operators. There are other types of operators such as P of u equal to integration from a to b u of x comma ta into f of tau comma y into d ta, where a and b are constants. Similarly, q of u equal to u of x comma c plus u x of x comma c, where c is a constant. The operator p is an integral operator and the operator q is an operator which transforms the function u of two variables x and y into the function q of u of one variable. तो हमारे पास u जो है वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है जो कि x और y हैं। जब p ऑपरेट होता है u पे तो ये हमारे पास इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये इंटीग्रेट करता है इस डेफिनेशन के थ्रू फ्रॉम a टू b, और q जो है ये u को ट्रांसफॉर्म करता है किस में, एक और फंक्शन में जो कि जस्ट x का फंक्शन है। यहाँ पे जो y है वो c के इक्वल है और c कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि q ऑपरेटर y को फिक्स कर रहा है u के अंदर। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। टू डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ द सेम रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ईच ऑपरेटर operates upon the function u, that is a is equal to b if and only if a
ऑफ u इज़ इक्वल टू b ऑफ u। तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स कब इक्वल होते हैं, जब वो सेम फंक्शन पे ऑपरेट होके इक्वल रिजल्ट्स दें। जिस तरह आपने यहाँ पे देखा कि a और b जब u पे ऑपरेट हो रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि a और b ऑपरेटर्स आपस में इक्वल हैं। द फंक्शन u मस्ट बी सफिशेंटली डिफरेंशिएबल। तो a और b के अंदर जिस ऑर्डर के डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे तो u को एटलीस्ट उस ऑर्डर तक डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है द सम ऑफ टू डिफरेंशियल ऑपरेटर्स a एंड b इज डिफाइंड एज a प्लस b व्हेन operates on u, then it produces a times u plus b times a of u plus b of u। तो हमारे पास इक्वेशन 1.2.2 सेटिस्फाई होती है फॉर द फंक्शन u। द प्रोडक्ट ऑफ टू differential operators a and b is the operator which produces the same result as is obtained by the successive operators of the operations of the operators a and b on the function u। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम a और b जो ऑपरेटर्स हैं इनका प्रोडक्ट्स u पे ऑपरेट करते हैं तो पहले b ऑपरेट होगा u पे और यहाँ से जो आउटपुट आएगी उस पे फिर a ऑपरेट होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर्स सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें आप देखें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज़ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज़ a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। मीन्स अगर आपके पास a और b दो ऑपरेटर्स हैं तो आप अगर किसी फंक्शन पे a प्लस b ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो उसकी जो आउटपुट होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी b प्लस ए ऑपरेटर को अप्लाई करने से जो रिज़ल्ट आता है उसके। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, के जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स a इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को किसी फंक्शन u पे ऑपरेट करें या राइट हैंड साइड को किसी फंक्शन u पे ऑपरेट करें तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आएगा। इसके बाद फोर्थ है a डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे a b और c ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद ये जो फिफ्थ वन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पर रिस्ट्रिक्शन भी होगी। द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू ए होल्ड्स ओनली फॉर द डिफरेंशियल ऑपरेटर्स विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, के जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अभी हमने देखे भी थे स्टार्ट के अंदर, उसमें मैंने आइडेंटिफाई भी किया था कि जो L ऑपरेटर है उसमें कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हैं, जबकि M ऑपरेटर के अंदर आपको -x⁻² भी नज़र आया था। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेटर्स के लिए ये उस वक्त ही होल्ड करता है जब आपके ऑपरेटर्स कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑपरेटर्स हों। मींस इनके कोफिशिएंट्स में कोई वेरिएबल मौजूद ना हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये 5 प्रॉपर्टीज़ का आइडिया हो गया होगा। इसके बाद इस एग्जांपल को आप देखते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है लेट a इज इक्वल टू पार्शियल 2 बाई पार्शियल x⁻² प्लस x इंटू पार्शियल बाई पार्शियल y एंड b इज इक्वल टू पार्शियल 2 बाई पार्शियल y⁻² माइनस y इंटू पार्शियल बाई पार्शियल y। यहाँ पे आप देखें तो a ऑपरेटर जो है ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ऑपरेटर है, लेकिन इसमें आपको वेरिएबल भी नज़र आ रहा है x। इसी तरह b जो ऑपरेटर है इसमें भी आपके पास वेरिएबल -y मौजूद है। अगर आप b ऑपरेटर को u पे ऑपरेट करें तो ये बन जाएगा पार्शियल 2u बाई पार्शियल y2 माइनस y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y। और आप अगर b ऑफ u पे a को ऑपरेट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा पार्शियल 2 बाई पार्शियल x⁻² प्लस x इंटू पार्शियल बाई पार्शियल y ऑपरेट्स ऑन पार्शियल 2u बाई पार्शियल y⁻² माइनस y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y। आप जब इसे ऑपरेट करेंगे इन पे तो पार्शियल 2 बाई पार्शियल x⁻² भी इस पे ऑपरेट होगा और x इंटू पार्शियल बाई पार्शियल y भी ऑपरेट होगा इन दोनों टर्म्स पे, और हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। और हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा
पार्शियल 4u बाय पार्शियल x पावर 2 इंटू पार्शियल y पावर 2, बल्कि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है, इसलिए हमारे पास टोटल 5 टर्म्स आ रही हैं। माइनस y इंटू पार्शियल 3u बाय पार्शियल x पावर 2 इंटू पार्शियल y प्लस x इंटू पार्शियल 3u बाय पार्शियल y क्यूब माइनस xy इंटू पार्शियल 2y बाय पार्शियल 2u बाय पार्शियल y स्क्वायर माइनस x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y। ये हमारे पास रिजल्ट है a इंटू बी का। जबकि आप b इंटू a को अगर देखें तो इस केस में हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू a, और ये किस वजह से है? क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स के कोफिशेंट्स में वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी मौजूद थे। तो इसलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि फिफ्थ प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई नहीं होगी जब ऑपरेटर्स के कोफिशेंट्स में वेरिएबल्स मौजूद होंगे। तो आपने ख़ुद से a इंटू बी और b इंटू a को कैलकुलेट करना है और देखना है कि आउटपुट्स यही आ रही हैं। इसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि ख़ुद से a और b दो ऑपरेटर्स डिफ़ाइन करें जो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 को सेटिस्फाई करें, और आपके ऑपरेटर्स 3 डायमेंशंस के अंदर होने चाहिए। मींस उनके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में x भी हो, y भी हो और साथ z भी हो, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल u होना चाहिए। तो ये काम आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वी डिफाइन लीनियर ऑपरेटर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो अब हम यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर को की डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास c एक कांस्टेंट हो तो हम लीनियर ऑपरेटर के लिए पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करवाते हैं कि L when operates on C times U is equal to C into L operates on U। अगर हमारे पास C एक कांस्टेंट हो और वो U के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, U हमारा अननोन फंक्शन है, तो L अगर C टाइम्स U पे ऑपरेट करें तो हमारा वही आंसर होना चाहिए जो कि C को अगर बाहर निकाल लें और L को U पे ऑपरेट करें, तो यहाँ से जो हमारी आउटपुट आती है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हों। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है द ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग ऑन द सम ऑफ टू फंक्शंस गिव द सम ऑफ द ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग ऑन द इंडिविजुअल फंक्शंस। कि अगर आप u और v के सम पे l को ऑपरेट करें तो इससे जो आंसर आता है वो इक्वल हो कि हम इंडिविजुअली l को u पे ऑपरेट करें और l को v पे ऑपरेट करके इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनका सम ले लें। तो ये दोनों रिज़ल्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई हो रही हों तो फिर हम ऑपरेटर L को लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो रही हो तो फिर हम उसे लीनियर ऑपरेटर नहीं कहेंगे। तो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाने के बजाय हमारे पास एक अलग से डेफिनेशन भी है कि अगर हम उसे वेरीफाई करवा लें तो फिर भी हमारा जो फंक्शन होगा ऑपरेटर वो लीनियर कहलाएगा। Properties 1 and 2 may be combined to express L of AU plus BV is equal to A into L of U plus B into L of V where A and B are constants। तो ये हमारे पास वो डेफिनेशन है कि जिसे अगर हम सेटिस्फाई करवा लें तो हम कहते हैं कि L क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कंसिडर किया जा रहा है लेट अस कंसिडर अ लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। In the case of two independent variables, such an equation takes the form a of x comma y into uxx plus b of x comma y into uxy plus c of x comma y into uyy plus d of x comma y into ux plus e of x comma y into uy plus f of x comma y into u equal to g of x comma y। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1.2.10 है, ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर linear partial differential equation in two independent variables है, where the coefficients a, b, c, d, e and f are functions of variables x and y and g of xy is the non-homogeneous term। g of xy राइट हैंड साइड पे है तो इसी की वजह से डिसाइड होता है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो फिर होमोजीनियस होगी, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है ये हमारे पास जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है।
if we take the linear differential operator capital and L to be L equal to a into partial 2 by partial x2 plus b into partial 2 by partial x partial y plus c into partial 2 by partial y2 plus d into partial by partial x plus e into partial by partial y plus f, then the differential equation 1.2.10 may be written in the form L of u equal to g. तो हम इसे फिर ऑपरेटर फॉर्म में इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं 1.2.11 की फॉर्म में. हमने क्या किया, हमने ऑपरेटर L को इस तरह से डिफ़ाइन किया है और आप देख रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो A B C D E और F हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड y हैं और डेरिवेटिव्स इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं. हमने टर्म्स को बिल्कुल सोच समझ के लिखा है ताकि हम जब L को ऑपरेट करें u के ऊपर तो यही इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड बननी चाहिए. तो ये हमारे पास ऑपरेटर की मदद से शॉर्ट फॉर्म आ गई है इक्वेशन 1.2.10 की. इसे हम यूजुअली इस तरह भी लिखते हैं L of u equal to g. L of u equal to g. ये जो हमारे पास फॉर्म लिखी गई है इसमें हमने ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं किया. आई होप आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कशन है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की. तो हम जस्ट कुछ इक्वेशंस और उनसे एसोसिएटेड कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे कहा जा रहा है अ प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग एन unknown function of a partial differential equation satisfying appropriate supplementary conditions. हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में हमारा मेजर टास्क क्या होता है, हमने अननोन फंक्शंस को कैलकुलेट करना होता है ताकि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकें. तो उसके लिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ कुछ अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री कंडीशंस भी गिवन होती हैं. तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह है. दीज कंडीशंस मे बी इनिशियल एंड और बाउंड्री कंडीशंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u t माइनस यू एक्स एक्स इक्वल टू 0. यहाँ पे x पे कंडीशन है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l एंड t इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन है i डॉट c का मतलब ये है इनिशियल कंडीशन. u of x, 0 इक्वल टू साइन x वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 टू l and boundary conditions are u of 0 comma t equal to 0 where t is greater than or equal to 0 and boundary condition u of l comma t equal to 0 where t is greater than or equal to 0. तो आप देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस दो पॉइंट्स पे डिफाइंड हैं x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l पे और इनिशियल कंडीशन डिफाइंड है t इक्वल टू 0 पे. is a problem which consists of a partial differential equation and 3 supplementary conditions. आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इस प्रॉब्लम के अंदर और 3 कंडीशंस हैं. द इक्वेशन डिस्क्राइब्स द हीट कंडक्शन. तो ये हमारे पास हीट कंडक्शन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. कहीं पे भी हीट कंडक्शन का फिनोमेना होगा चाहे वो किसी रॉड में से है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा. सो the equation describes the heat conduction in a rod of length capital L of length L. The last two conditions are called the boundary conditions. ये जो फर्स्ट x इक्वल टू 0 पे और सेकंड x इक्वल टू l पे ये दो कंडीशंस जो हैं ये बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं which describe the function at two prescribed boundary points. इसके बाद the first condition is known as the initial condition. यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है जो t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है इसे हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अगर इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस ये डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के बारे में अगर जानना है तो चैनल पे एक लेक्चर मौजूद है बाउंड्री कंडीशंस रिलेटेड. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा. आप उस लेक्चर को भी देख लें ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस किस किस तरह की होती हैं और ये कैसे डिफाइंड होती हैं. नेक्स्ट आप देखें तो कहा जा रहा है द फर्स्ट कंडीशन इज नोन एज द इनिशियल कंडीशन विच प्रिस्क्राइब्स द अननोन फंक्शन u of x, t थ्रू आउट द गिवन रीजन एट सम इनिशियल टाइम t. इन दिस केस t इज इक्वल टू 0. तो जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें
u के बारे में, मीन्स अननोन फंक्शन के बारे में गिवन रीजन के ऊपर फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ t इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 के केस में हमें बता रही है कि t इक्वल टू 0 के वक्त जो u फंक्शन था वो किसके इक्वल था, वो साइन x के इक्वल था। दिस प्रॉब्लम इज़ नोन एज द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद एसोसिएटेड कंडीशंस इज़ कॉल्ड इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशन भी है और बाउंड्री कंडीशंस भी। मैथमेटिकली स्पीकिंग द टाइम एंड द स्पेस कोऑर्डिनेट्स आर रिगार्डेड एज सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो t और बाकी जो वेरिएबल x, y, z आपको नज़र आते हैं, इन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। In this respect, the initial condition is merely a point prescribed on the t-axis and the boundary conditions are prescribed in this case as 2 points on the x-axis. यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम गिवन है इसमें इनिशियल कंडीशन t-axis मीन्स टाइम के एक्सिस पे हमें t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग गिवन है, जबकि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट गिवन है, एक x इक्वल टू 0 के अगेंस्ट और दूसरा x इक्वल टू l के अगेंस्ट। इनिशियल कंडीशंस आर यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड एट अ सर्टेन टाइम t इक्वल टू t नॉट और t इक्वल टू 0। तो जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो एक सर्टेन टाइम पे डिफाइंड होती हैं, वो t इक्वल टू t नॉट कोई भी पार्टिकुलर टाइम हो सकता है, यहाँ पे वो t इक्वल टू 0 के इक्वल है। But it is not customary to consider the other end of a given time interval. तो यूजुअली आप प्रॉब्लम्स जो देखेंगे उसके अंदर आपको टाइम पे जस्ट एक ही कंडीशन गिवन होगी एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम, कोई और पॉइंट वहाँ पे गिवन नहीं होगा t के करस्पॉन्डिंग। आई होप आपको ये बात यहाँ से क्लियर होगी। यहाँ से मैं नेक्स्ट जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज सेट टू बी प्रॉपरली पोज्ड इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास एक जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसे हम प्रॉपरली पोज्ड और वेल पोज्ड उस वक्त कहते हैं जब वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मीन्स एक प्रॉपर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसमें फर्स्ट वन ये है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब ये है देयर इज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कि जो आपके पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिखी हुई है उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, तब वो वेल पोज्ड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आएगी। सेकंड कंडीशन ये है कि यूनिकनेस ये है कि उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मीन्स जो सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है स्टेबिलिटी। द सॉल्यूशन डिपेंड्स कॉन्टीन्यूसली ऑन द डेटा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करें वो स्टेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। मींस गिवन डोमेन डी के अंदर आप जब छोटी सी चेंज डोमेन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में करें तो जो सॉल्यूशन है मींस डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें भी छोटी सी चेंज आए। मींस स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द इनपुट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल चेंज इन द आउटपुट। ये ना हो कि आप छोटी सी चेंज करें इनपुट में और आउटपुट में बहुत बड़ी चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो हम फिर कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन स्टेबल नहीं है, तो फिर हमारा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा वो वेल पोज्ड प्रॉब्लम नहीं होगा बल्कि वो इल पोज्ड होगा। इसलिए हम एक वेल पोज्ड और प्रॉपरली पोज्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम में इन 3 रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करे, सॉल्यूशन यूनिक भी हो और सॉल्यूशन स्टेबल भी हो उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का। फिर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेल पोज्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे।
आपने एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 में से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए नेसेसरी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।